हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। आज की क्लास में हम आपको बाल विजा ग्रुप पढ़ाएंगे और उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी बताएंगे। और बाल विजा ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ आर्ट गंगा के साथ बने रहिए। और एक बात विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा निकट ही है, तो इसलिए खूब मन लगाकर खूब मेहनत से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और आप जितना भी इस समय पढ़ सकते हैं, पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, उतना ज़रूर करिए, क्योंकि ये हमारा जो समय है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तक जो हमने पढ़ा वो इस समय रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट एक कैप्सूल की भांति कार्य करता है। तो क्लास का रिवीजन जरूर करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और खूब मेहनत से पढ़ें। तो आइए हम शुरू करेंगे बारहवीं ग्रुप। बारहवीं ग्रुप क्या था, सबसे पहले यही जान लेंगे, ये आखिर था क्या। बारहवीं ग्रुप को आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। बारहवीं ग्रुप सबसे पहले ये जान लेंगे कि बारहवीं ग्रुप कहाँ से आया, कहाँ पनपा, और बारहवीं ग्रुप में क्या ऐसा हुआ था जो कि बिल्कुल हटके था। तो बारहवीं ग्रुप एक संगठन टाइप से था। इसमें कुछ कलाकार, जैसे चोल मंडलम था, जैसे हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट का चोल मंडलम था, ठीक वैसा ही बारहवीं ग्रुप था। जैसे उस समय कलाकार एक ही चीज को, यथार्थवादी चीजों को बहुत ज्यादा काम कर रहे थे उस पर, लेकिन बारहवीं ग्रुप में या चोल मंडल में कलाकार बिल्कुल बनावटी चीजों से दूर भागने लगे और वो प्रकृति के सानिध्य में आकर चित्रकारी करना चाहते थे। और मेन जो उनका सब्जेक्ट था वो प्रकृति था, नेचर था, उसी पर उन्होंने काम किया। तो कुल मिलाकर ये वही बारहवीं ग्रुप है जहां पर कुछ कलाकारों ने आकर प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति को ही चित्रित किया, हूबहू प्रकृति का चित्रण किया। और उसके कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिन्होंने कुछ चित्र ऐसे बनाए हैं जो बहुत फेमस हुए। बस इतना ही हमें इसमें जानना है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि बारहवीं ग्रुप का जन्म हुआ कहाँ था। तो ये फ्रांस का है, और फ्रांस में कहाँ, पेरिस में। और पेरिस में भी एक स्थान था फोंटेनब्लो करके। ये एक गांव था, ये फोंटेनब्लो करके एक गांव था। और वहीं पर कुछ कलाकार, यहाँ पर कुछ कलाकार
प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति का ही चित्रण करना चाहते थे। प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति का ही चित्रण करना चाहते थे। यही है बारविजा ग्रुप। बारविजा ग्रुप के कलाकार, अगर पूछे जाए कि ये बारविजा ग्रुप है क्या, तो बारविजा ग्रुप आपका एक कला संगठन है। और फाउंटेन ब्लू क्या है, यह एक कलाकारों का गांव है। जैसे चोलमंडलम क्या एक कलाकारों का गांव है, ठीक उसी प्रकार से ये फाउंटेन ब्लू एक कलाकारों का, कला समूह का एक गांव था, जहां पर कुछ चित्रकार मिलकर यहाँ पर कार्य किए और प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति का ही चित्रण करते रहे। यही है बारविजा ग्रुप। अब इसका जन्म हुआ कब है ये जान लेंगे। इसका जन्म 19वीं शताब्दी लगभग 1830 से लेकर 1840 के मध्य, 1830 से लेकर 1840 के मध्य अर्थात 19वीं शताब्दी, का यह कार्य करने वाला कला संगठन था। और इसका जन्म फ्रांस के पेरिस के फाउंटेन ब्लू नामक गांव में हुआ था। बारविजा ग्रुप एक कला समूह था, चित्रकारों का एक कला समूह था। और ये 1880 के दशक में कुछ चित्रकार आपस में इकट्ठा हुए और प्रकृतिवादी चित्रकला के प्रति समर्पित हो गए। प्रकृतिवादी चित्रकला के प्रति ये समर्पित हो गए और इन्होंने प्रभाववादियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाया। प्रभाववादी कलाकारों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बने। प्रभाववादी कलाकारों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बने। बारविजा ग्रुप के प्रमुख कलाकारों को देख लेंगे। बारविजा ग्रुप के प्रमुख कलाकारों में, अच्छा, अब जब एक चीज और समझेंगे इसके लिए, जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे अभी परिवर्तन हुआ हमारे आयोग में क्या परिवर्तन हुआ? आयोग में ये परिवर्तन हुआ कि अलग अलग आयोग को, अलग अलग कमीशन को एक में कर दिया गया। पहला सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ। जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और हायर, इन सबको मिलाकर एक कर दिया गया। सबसे पहला परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ। आपको YouTube चैनलों ने बहुत बड़ी जानकारियां दी होंगी कि परीक्षा होने वाली है। पहली जानकारी तो ये दिया हो गया होगा। फिर दूसरी, वैकेंसी आने वाली है। अभी 2018 के बाद LD की कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन बड़े बड़े फेक यूट्यूबर्स आपको बताए कि वैकेंसी आने वाली है, एक ही महीना में आ जाएगी। कोई चीज जब तक हो ना जाए और सरकारी कार्य जब तक हो ना जाए, तब तक कभी मानना नहीं है कि ये कार्य होने वाला है। तो हम आपको 2-3 चीज़ों से अवगत कराना चाहेंगे, ये एकदम 100% श्योर है। पहली चीज़ तो ये, जब आयोग भंग हुआ और कई
कमीशन एक साथ कार्य करना शुरू किए, तो उनकी कार्यप्रणाली भी अभी अलग अलग थी, अब एक हो गई। और चेंजेस आना तय है। सिलेबस में चेंज हुआ, किसी टीचर ने आपको सिलेबस में चेंजेस के विषय में नहीं बताया। हम सिर्फ अपने ड्राइंग की बात कर रहे हैं या किसी अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बताया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। फिर पैटर्न में चेंजेस होगा, निश्चित रूप से होना ही है। तो पैटर्न के चेंजेस की भी जानकारी नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक अभिव्यक्ति से जुड़े ही नहीं है, तो उनको क्या ही पता। बाह्य अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं, बस सुनी सुनाई बातों पर। और एक कहावत है ना कि जाके फाटे बेमाई, वो जाने दूसरे की पीर पराई, ऐसे ही कुछ है कहावत। तो जब तक आप उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपको क्या ही पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, नहीं पता है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहिए। जैसे बिहार की परीक्षा हुई, आपने देखा कि प्रश्नों में बहुत अंतर रहा। अभी हिमाचल प्रदेश की परीक्षा हुई, आपने देखा कि उसमें भी कई ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ भी परिवर्तन हो सकता है। अभी मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट कि परिवर्तन होना तय है या नहीं होगा, ऐसा मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही, क्योंकि अभी मुझे 100% इसके विषय में भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम हर तरीके से तैयार अगर रहते हैं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, तो आप ये समझिएगा कि चाहे सरल से सरल प्रश्न आए, चाहे कठिन से कठिन प्रश्न आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पता चला हम श्लोक के माध्यम से, कविता के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं और कंटिन्यू उसी पैटर्न पे पढ़ते चले जा रहे हैं, और लास्ट टाइम पता चला कि बिहार के जैसा पैटर्न आ गया, हिमाचल प्रदेश के जैसा पैटर्न आ गया, तब हम क्या करेंगे। तो हर तरीके से आप तैयार रहिए। बाकी जो अच्छे से पढ़ा है वो परीक्षा को जरूर निकालेगा। सबके लिए कोई कार्य पहला ही होता है, लेकिन हम जब उसमें डीप में जाने का प्रयास करते हैं तभी हमको समझ आता है कि ये कार्य कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए था, क्या ऐसा मैंने गलती किया जो नहीं हुआ। तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वो इसका मेन रीजन, मेन कारण, मेन आंसर सिर्फ और सिर्फ यही है कि अर्हताओं में चेंजेस होना फिक्स है। और यदि अर्हताओं में चेंजेस हुआ तो आप ये समझिएगा कि अब 3 आयोग को 1 आयोग बनाया गया। अब वहां की जो भी अर्हताएं थी, जो भी क्वालिफिकेशन थी, जो भी नोटिफिकेशंस थे, वो सब मिलकर एक होंगे। और जाहिर सी बात है, अभी तक आपके आयोग ने एज में कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी थी। प्राविधिक कला को ले रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन राजकीय ने नहीं ले रखा था, डीएसएसबी ने नहीं ले रखा था। हालांकि यहाँ डीएसएसबी और राजकीय का कोई मतलब है नहीं। तो कुल मिलाकर उनका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो अपने तरीके से इस वैकेंसी में नौकरी हासिल कर ले, अन्यथा कि आपको यही प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी कि तैयारी तो बहुत है लेकिन हम एलिजिबल नहीं हैं। और जब ये होगा ना, बहुत कष्ट होगा। जैसे 2018 में एलटी में ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्ट हुए कि बहुत बड़े बड़े सपने देख डाले, और लास्ट टाइम जब अपॉइंटमेंट हुआ तो पता चला कि डिग्री उनके पास नहीं है और वो बाहर कर दिए गए। और जब आप सिलेक्शन से सेलेक्ट होकर सिलेक्शन से बाहर होते हैं, बहुत कष्ट होता है। इसका जीता जागता प्रमाण मेरे पास मेरी स्टूडेंट हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कुछ स्टूडेंट एकदम पायदान पे पहुंचकर वापस हो गए। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। कोई पॉइंट से छटा, कोई 1 नंबर से छटा, और जब हम एलिजिबिलिटी से छटेंगे तब क्या होगा। तो इसलिए ये परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में पता नहीं ये अर्हताएं रहेंगी, एलिजिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ पता नहीं है।
अभी हम कंफर्म होके ये भी नहीं कर सकते नहीं रहेगी कि रहेगी। जब तक नया नोटिफिकेशन, नया आयोग जारी नहीं कर देता है, तब तक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रहे, हो सकता है ना भी रहे। इसलिए जो अभी है आप उस पर कार्य करिए, जो अभी है आप उस पर चलिए। और अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इस परीक्षा में चयन ले लीजिए, बात खत्म हो जाए। लेकिन अब सीटें इतनी कम है कि सबको तो पॉसिबल है नहीं कि सब लोग आ जाएंगे। लाखों फॉर्म पड़े रहते हैं, आप सबको पता भी है। लेकिन फिर भी जो मेहनत करता है उसको उसका परिणाम जरूर मिलता है। और ये मैं देख भी चुकी हूँ, मैंने आपको 1000 बार बता भी चुकी हूँ। तो इस बात को मेरे ये ना सोचिएगा, जैसे बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं कि इतने में तो पढ़ा दिया होता, या लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। हर चीज काम करती है। जैसे आप बीमार होते हैं तो दवा के साथ साथ बहुत बड़ी दुआएं भी लगती हैं। हनुमान जी को बहुत बल था, बहुत ज्ञान था, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं था। ऐसे आपके अंदर भी बहुत हुनर है, बहुत ज्ञान है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ खास करके भेजा है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। आप जागिए, अपना अस्तित्व पहचानिए। आप किसके लिए बने हैं, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। और ये बहुत जरूरी है आपको भी जानना। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो एक गुरु का कर्तव्य है कि आपको आपकी क्षमताओं को बताए। और आप में बहुत क्षमता है। आप में यदि क्षमता ना होती तो आप समझिए कि 2-2 महीने पढ़कर स्टूडेंट ने 95, 96, 100 क्वेश्चन कर डाले। ये क्षमता ही तो है। बाकी पढ़ाने को तो मैं हजारों बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो क्षमतावान आप हैं, आप उसको समझें और उसी पर कार्य करें। निश्चित रूप से सफलता मिलनी फिक्स है। अब बरसाती मेढक की तरह ना हो जाओ कि डेट आई और हम उड़ने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप उन लोगों से पीछे तो हैं ही, जो लोग इतने दिन से अपने आप को खपा डाले हैं, उनसे पीछे तो रहेंगे ही। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा मेरा। तो इस ग्रुप ने प्रभाववादी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाया, एक प्रेरणा स्रोत बने। क्यों बने? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनसे इन्वॉल्व थे, प्रकृति से इन्वॉल्व थे, इसलिए ये प्रेरणा स्रोत बने। अब हम बात करेंगे प्रमुख कला। अच्छा हाँ, एक चीज मैं लाइन कहने जा रही थी इसके लिए, वो मेरा छूट गया। जैसे एक जब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो जैसे बहुत बड़े शहर में लोग रह रहे थे, फ्रांस में रह रहे थे, और ये अचानक से गांव में चले आए। अब जब गांव में चले आए तो और जो कलाकार थे वो इनको कहने लगे गांव के गंवार। क्या कहने लगे? गांव के गंवार। तो इन कलाकारों को गांव के गंवार कहकर संबोधित किया गया। क्यों कहा गया? ये तो स्पष्ट हो गया ना कि गांव के गंवार इसलिए कहा गया कि भाई उस समय यथार्थवादी, नग्नपन ये सब चल रहा था, और अचानक से साधुवाद बन जाना, साधु बन जाना, संत बन जाना बहुत बड़ी बात है अपने में। इसीलिए इनको कुछ कलाकारों ने क्या कहा? गांव के गंवार कहा। अब इनसे संबंधित कुछ हम चित्रकारों को जान लेते हैं। कौन कौन से चित्रकार यहाँ पर शामिल थे? जैसे थियोडोर रूसो, बारवेजा ग्रुप से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार। बारवेजा ग्रुप से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार थियोडोर रूसो,
ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थियोडोर रूसो, जॉन फ्रांसवा मिलेट, या इसी को मिले भी कहा जाता है, मिले, जॉन फ्रांसवा मिलेट या इसी को मिले भी कहा जाता है। अगला चित्रकार कौमी कारो, या इसी को कोरोट बाबा के नाम से भी जाना जाता है, या कोरो बाबा भी कहा जाता है। कोरोट बाबा या कोरो बाबा भी कहा जाता है। अगला कलाकार कौमी कारो हो गया आपका चार्ल्स फ्रांसवा दुबिन्नी, या इसको दुबिन्नी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कलाकार है, कौमी कारो भी इंपॉर्टेंट कलाकार है, मिलेट भी इंपॉर्टेंट कलाकार है। इसके चित्रों से प्रश्न आ सकते हैं, चित्रों से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो रूसो, दुबिन्नी, कौमी कारो, मिले, ये सब इंपॉर्टेंट कलाकार बारहवीं ग्रुप से संबंधित हैं। अब एक एक चित्रकार को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे थियोडोर रूसो को जान लेते हैं। थियोडोर रूसो इंपॉर्टेंट कलाकार है। थियोडोर रूसो के विषय में कहा जाता है कि वह इस समूह का अग्रणी चित्रकार था। यह बारहवीं ग्रुप का अग्रणी कलाकार था थियोडोर रूसो। इसके चित्रों में बारहवीं शैली का पूर्णतः प्रभाव दिखाई देता है। कहने का मतलब मिले भी है, कौमी कारो भी है, लेकिन मिले भी है, कौमी कारो भी है, लेकिन सबसे जो ज्यादा प्रभावशाली बारहवीं ग्रुप से कलाकार था वह थियोडोर रूसो ही था। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो प्रकृति था और इसके चित्रों में प्रकृति के प्रति बहुत ही गहराई से चित्रण किया और प्रकृति के चित्रों में इसके जितना गहराई दिखाई गई उतना किसी और चित्रकार के चित्रों में नहीं थी। इसीलिए इसको अग्रणी चित्रकार कहा जाता है बारहवीं ग्रुप का। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब चित्रकार तो बहुत है, जैसे स्टूडेंट तो बहुत है। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो 2 साल से कंटिन्यू लगे रहे, 22 से वो बैठे नहीं हैं, लगे हैं। वो बैठेंगे तभी जब उनको कुर्सी मिल जाएगी एक विद्यालय में, तभी बैठेंगे वो। और कुछ स्टूडेंट हैं कि कभी खड़े ही नहीं हुए, वो बैठे ही रहे। और वो खड़े कब होंगे? जब वैकेंसी चली जाएगी, तब वो खड़े हो जाएंगे और फिर ऐसे करके बैठेंगे और बोलेंगे कि आयोग भ्रष्ट है,
परीक्षा ही नहीं लेता है। 5 साल बीत गए और किसकी दुहाई देंगे? आयोग की देंगे। अरे जो आयोग कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो कोई नया काम थोड़ी कर रहा है। आपने क्या किया अपने लिए, ये नहीं सोच पाए। अभी भी समय है, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। तो अभी से अगर जाग गए तो डेट आने वाली है, अभी डेट आई नहीं है। मान के चलो 1 महीने के अंदर डेट आ गई और आपको समय तो मिल गया 2 महीने का, तो आपके पास टोटल कितने महीने मिले? 3 महीने। और 3 महीने में जो कला को एक बार पढ़ चुका है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो कला का क नहीं जानता है वो सेलेक्ट हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कला को एक बार पढ़ चुका है और वो अच्छे से लग जाए, लेकिन ऐसे लगना है कि पैरों में सूजन आ जाए, ऐसे लगना है कि उसके पास बाल बांधने का समय ना हो, ऐसे लगना है कि उसको खाना खाने का समय ना हो, और वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। ये मेरी बात एकदम गांठ बांध लेना, और ऐसे ही पढ़ना है 3 महीने। और बाकी फिर इच्छा आपकी, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमें क्या करना है? हमें तो अपना कार्य करके अपने घर में बैठ जाना है। लेकिन जब मैं कभी जाऊंगी यूपी में, कभी बाहर निकलूंगी, तो वहां मुझे जब ये मिलेगा कि गीता जी, सगुफ्ता जी, महिमा, अखिलेश, ये सब, विभूति नारायण, ये सब हमारे स्टूडेंट हैं और आज इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और इस खुशी का मूल्यांकन आपकी फीस से नहीं किया जा सकता है। और ये खुशी मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत प्राप्त है। मैं जहां भी जाती हूँ मुझे मेरे स्टूडेंट शिक्षक के रूप में बैठे हुए मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है। और वही हमारी असली कमाई होती है, वही हमारी असली फीस होती है। आपको बिलीव नहीं होगा कि तैयारी कराने के नाम पे कितने शिक्षक 2.5 लाख रुपए आपके टीजीटी के लिए ले रहे हैं, आप खुद जानते होंगे। लेकिन मैंने कभी इस चीज को नहीं सोचा, मैंने कभी ये कार्य नहीं किया, और मैंने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। अगर प्रोफेशन बनाती तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ये कोर्सेज कब के खत्म हो चुके होते, कब की नई क्लासेस चल चुकी होती। लेकिन मैंने कभी अपनी शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया है, कभी नहीं बनाया। अगर व्यवसायिक मैं होती, व्यवसाय ही बनाती मैं, तो आज ये जो 5 प्रैक्टिस सेट आने हैं 3 सालों में नहीं आ पाए। मेरा क्या जाता, उटपटांग क्वेश्चन डाल देती, आप कर लेते, ले लेते, मेरे नाम पे ले लेते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कि सब इंसान को एक दिन यहाँ से जाना है, और जो कार्य हम यहाँ पर करके जाएंगे वही जाना जाएगा, पैसा कभी नहीं जाना जाएगा। और ये बात हमेशा याद रहनी भी चाहिए। तो ये बातें मुझे हमेशा याद रहती है। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर इतनी ज्यादा है कि ये चीजें मुझे याद रहती हैं कि यही परमानेंटली निवास नहीं है, आज नहीं तो कल हमें जाना है। और कुछ ऐसा करके जाएं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे स्टूडेंट याद रखें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये मैं बहुत पहले, आज के 3-4 साल पहले भी कहती थी, आज भी कह रही हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। बस एक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पद और पैसा जरूरी है। तो थियोडोर रूसो जो था वो बारवेजा ग्रुप का अग्रणी चित्रकार था, और इसी के चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों की गहराई और विस्तार देखने को मिलता है। अब थियोडोर रूसो के कुछ प्रमुख चित्र देख लेंगे।
मिनट रुक जाएंगे प्लीज। चलिए, थियोडोर रूसो के प्रमुख चित्र। थियोडोर रूसो के प्रमुख चित्रों में फॉरेस्ट ऑफ फाउंटेनब्लो, ये चित्र इन्होंने बारवेजा पर ही बनाया था, इम्पॉर्टेंट चित्र है। फॉरेस्ट ऑफ फाउंटेनब्लो, ये चित्र इन्होंने थियोडोर रूसो का एक सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है और इसमें इन्होंने क्या दर्शाया है ये थीम से आप समझ सकते हैं। ये रूसो का सबसे प्रसिद्ध चित्र रहा। इसमें फॉरेस्ट ऑफ फाउंटेनब्लो से समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ फाउंटेनब्लो का मतलब है जंगल, पेड़, पौधे, इन सबको इस चित्र में चित्रित किया है। अभी आप इसके पहले एक लाइन में पढ़े थे कि थियोडोर रूसो जो ही है वो फाउंटेनब्लो अर्थात बारवेजा का सबसे इम्पोर्टेंट या अग्रदूत माना जाएगा या सबसे अच्छा कलाकार माना जाएगा। तो इससे प्रसिद्ध जो चित्र हैं उनके वो यही है, फॉरेस्ट ऑफ फाउंटेनब्लो। एक चित्र है द प्लेन ऑफ बावेरियो। द प्लेन ऑफ बावेरियो आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन, ये एक चित्र हो गया। द एज ऑफ द फॉरेस्ट, द एज ऑफ द फॉरेस्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट पर ही इसके ज्यादा चित्र हैं। द ओक ऑफ द एप्रूवमेंट, इतने चित्रों को आपको देखने के बाद ये एकदम कंफर्म हो गया होगा कि ये भूदृश्य कलाकार है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैंडस्केप आर्टिस्ट। इसी को क्या बोलेंगे? लैंडस्केप आर्टिस्ट है ये। क्या होगा? मार्कर का कलर चेंज करें। ओके, ब्लैक कलर में बहुत क्लियर नहीं हो रहा है क्या? अब आपके कुछ चित्रकार रह गए हैं जो बारवेजा ग्रुप से संबंधित है। बारवेजा ग्रुप से एक जनरली जो प्रश्न आता है, ये कलाकारों का एक समूह था, एक गांव था जहां पर लोगों ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर चित्रकारी की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह ग्रुप बनकर तैयार हुआ और इस ग्रुप ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति का ही चित्रण किया है।
इतना हमको यहाँ पर पढ़ना था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकारों में थियोडोर रूसो को हम पढ़ चुके हैं, मिले दुबेन्नी, कौमी कारो, कोरोड बाबा, ये सब है, कल हम आपको इस क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको क्लास समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट को। और एक बार परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा आपके साथ सीधा संपर्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको पहले ये बातें बता भी चुकी हैं कि आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, इसके अलावा कोई भी शब्द या कोई भी बात हमसे ना करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रश्न को समझने में हो रही है, तो हम आपके साथ अब 24 घंटे तत्पर हैं। आप निश्चित रूप से हमें बिना झिझक के फ़ोन कर सकते हैं। अब 24 घंटे का मतलब ये मत कर लेना कि रात 1 बजे फ़ोन कर देना, 2 बजे कर देना, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक जीव हूँ। तो आप 11 से 11:30 तक, रात तक फ़ोन कर सकते हैं और अपने सारे सॉल्यूशन ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मेरी इतने दिन की मेहनत पर कोई पानी ना फिरे, हमारे जितने अच्छे बच्चे हैं, जितने ईमानदारी से पढ़े हैं, उनका चयन हो। क्योंकि आर्ट गंगा सिर्फ सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, ये सब जानते हैं। इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने पढ़ाने वाले चैनल हैं, लेकिन आपने किसी भी चैनल पर ये नहीं देखा होगा कि ये हमारे यहाँ का रिजल्ट है। लेकिन आर्ट गंगा ने आपको 21 का और 22 का भी आपको 99% रिजल्ट देने की पूरी हिम्मत रखता है और देंगे जरूर, ये जान लीजिएगा। क्योंकि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और हमारे साथ जितने बच्चों ने मेहनत की है उनकी भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ये मुझे पता है। और इसके लिए मैं रातों, अगर जिस दिन डेट आ गई उस दिन मैं, अब जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, वैसे मुझे उसी तरीके से पढ़ाना भी है। इसलिए आप मेरे साथ सिर्फ लगे रहें और निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये रिजल्ट आने पर हम बता देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी हम कुछ भी बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप भी बहुत गर्व से कहेंगे कि हमने आर्ट गंगा में पूजा मैम से पढ़ा है। अभी कुछ भी कहले कोई मतलब नहीं है, अभी आप भी कुछ अपने घर में बात कहिए, मैं भी ना कहूँ। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन दुनिया जान जाएगी कि हाँ ये बच्चे आर्ट गंगा के हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम दूसरी क्लास में एक बार फिर से मिलते हैं।